आज की वीडियो में है रिलेटिव प्रोनाउंस। इससे पहले कल कराया था इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ये 9th नंबर पे है। रिलेटिव प्रोनाउंस संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट। संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध रखता है जो इससे पहले प्रयोग होते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन इससे पहले प्रयोग होते हैं ये उससे संबंध रखता है, इसलिए इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? हु, विच, दैट, एज, वट, व्हाट, ये सभी हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल है आई मेट अमर हु गेव मी मनी। मैं अमर से मिला जिसने मुझे धन दिया, जिसने धन दिया। मी मुझे, मैं अमर से मिला जिसने मुझे धन दिया। अब ये है हु यहाँ पे है एक रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले आया है अमर, तो ये अमर से रिलेट करता है, ये है एक नाउन। तो यही तो डेफिनेशन थी कि रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड, ये एक संबंधवाचक ऐसा सर्वनाम है जो एक नाउन या प्रोनाउन से संबंध रखता है जो इससे पहले प्रयोग होता है। अब ये है, इससे पहले प्रयोग हुआ है अमर, अमर से संबंध रखता है ये, तो इसलिए ये हु हो गया एक रिलेटिव प्रोनाउन। अमर एक नाउन है, तो क्या अर्थ हुआ? मैं अमर से मिला जिसने मुझे धन दिया। और हु मीन्स जो, जिसने, दोनों होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वाउट अ बुक विच वाज चीप। ही वाउट अ बुक विच वाज चीप। उसने एक किताब खरीदी जो सस्ती थी। अब यहां पर आया है विच। विच है एक रिलेटिव प्रोनाउन। इससे पहले नाउन आया है अ बुक, और ये इसी के लिए प्रयोग हुआ है। कैसे? मैंने एक पुस्तक खरीदी, पुस्तक जो सस्ती थी, तो जो शब्द आया है ये आया है बुक के लिए। एक एग्जाम्पल और, अमर सा अ वर्ड विच दैट वाज रेड। विच या दैट, ये दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, विच लगाएं या दैट, दोनों में से यूज किसी का हो सकता है। और ये विच दैट दोनों हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो अमर ने एक चिड़िया देखी, यहाँ पे चिड़िया है एक नाउन। अब चिड़िया जो लाल थी, तो इसके लिए विच और दैट दोनों आए, ये दोनों हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये था रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता क्या है? इसे बोलते हैं प्राथमिक या पहले का। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग होने वाले नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। जो नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है उसे कहते हैं एंटीसीडेंट। जैसे ये एग्जाम्पल है पहला वाला, आई मेट अमर हु गेव मी मनी। तो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले आया है अमर, तो अमर को कह सकते हैं एंटीसीडेंट। ये हु के पहले है। एंटीसीडेंट मीन्स पहले या पूर्व। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे इसी के एग्जाम्पल को देखते हैं। द गर्ल हु केम हेयर इज माई सिस्टर। लड़की जो यहाँ आई मेरी बहन है। अब यहाँ पर आया है हु, तो हु क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन, और द गर्ल क्या है? एक नाउन। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? एंटीसीडेंट। ये एंटीसीडेंट भी है गर्ल, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले है। एक नोट है आगे, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं अभी बताए थे, हु, विच, दैट, एज, वट, व्हाट, ये सभी हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इनका प्रयोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अभी क्लॉज क्या होती है, थोड़ा नजर इस पर डालते हैं। जब बात आई क्लॉज की तो ये भी क्लियर होना चाहिए क्लॉज होती क्या है। क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फिनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। एक शब्दों का समूह जो एक सब्जेक्ट रखता है और एक फिनाइट वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फिनाइट वर्ब हो, उसे कहते हैं क्लॉज। और क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। जो वाक्य के अंदर वाक्य होता है उसे कहते हैं उपवाक्य। तो ये फिनाइट वर्ब क्या होती है? वर्ब एक होती है फिनाइट
और एक होती है इनफिनाइट वर्ब। दो तरह की होती हैं ये। फिनाइट क्या होती है? फिनाइट वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है। जैसे कि आई गो, यहाँ कर दिया ही गोज तो ये बदल गई। अगर यहाँ पर कर दें दे तो फिर गो आ जाएगा, और कर दें ही इज तो हो जाएगा गोइंग। इस तरह से ये है इनफिनाइट वर्ब। ये सॉरी ये भी फिनाइट, ये भी फिनाइट वर्ब, ये दोनों चेंज हो रही हैं। इनफिनाइट क्या होती है? इनफिनाइट वो होती है, अब यहाँ कर दें ही गोज टू रीड। अब जो टू रीड है, इस रीड का सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। ही कर दें, सी कर दें, दे कर दें, कुछ भी कर दें तो ये कहलाएगी इनफिनाइट वर्ब। इस तरह से होती है ये। एग्जाम्पल है आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, व्हेन आई केम आई सा हिम, व्हेन आई केम आई सा हिम एंड ही ग्रेजुएटेड। अब ये एग्जाम्पल हैं। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, ये क्लॉज है, ठीक, ये है क्लॉज। सेंटेंस तो है, ये सेंटेंस भी है, सेंटेंस कह सकते हैं। क्लॉज को सेंटेंस कह सकते हैं, लेकिन सेंटेंस जो होता है उसे क्लॉज नहीं कह सकते। अब यहाँ तो ये तो है, इसे तो जो सेंटेंस बोले क्लॉज, क्योंकि छोटा सा वाक्य, ये सब्जेक्ट है, ये फिनाइट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये हो गया एक सेंटेंस जिसमें कह सकते हैं एक क्लॉज है। क्लॉज फर्स्ट है केवल ये। व्हेन आई केम, जब मैं आया, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब इसमें दो क्लॉज हैं, एक ये है, एक ये है। सब्जेक्ट फिनाइट वर्ब, सब्जेक्ट फिनाइट वर्ब, ये हो गया डबल क्लॉज का। एक ये है व्हेन आई केम, जब मैं आया, हियर यहाँ, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, एंड ही ग्रीटेड मी, और उसने मेरा स्वागत किया, ग्रीट किया। अब इसमें तीन हो गए, एक दो तीन, इस तरह से इसमें थ्री क्लॉज हैं। तो ये सभी क्लॉज थे जो कि एक सेंटेंस के अंदर होते हैं। क्लॉज सेंटेंस बात एक ही है, इसे क्लॉज बोल दें या सेंटेंस बोल दें, डिफरेंस केवल इतना है, सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकते। जैसे ये सेंटेंस है, व्हेन आई केम हियर आई सा हिम एंड ही ग्रीटेड मी, ये सेंटेंस है पूरा एक। हम कहेंगे क्लॉज, क्लॉज नहीं है ये। क्लॉज तो ये है, एक क्लॉज ये है, एक ये है, एक ये है। तो सेंटेंस के अंदर क्लॉज तो हो सकते हैं लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस नहीं हो सकते। ये था थोड़ा क्लॉज के बारे में। अब ये है क्लॉज। क्लॉज आखिर कितने प्रकार की होती हैं? तो क्लॉज को बांटा गया है तीन पार्ट में। सबसे पहले मेन क्लॉज। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज तीनों एक ही हैं, चाहे ये कह दें चाहे ये। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, मेन क्लॉज कहें या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड नंबर पर आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज या कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज। फिर लास्ट का आता है को ऑर्डिनेट क्लॉज। ये तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज द पेन दैट आई डू नॉट लाइक, ये वही पेन है जो मैं पसंद नहीं करता हूं, या ये वही पेन है जो मुझे पसंद नहीं है। ये एक सेंटेंस है पूरा। बोले तो ये क्लॉज हो जाएगा, एक ये क्लॉज, एक ये क्लॉज, दो क्लॉज हो जाएंगे ये। वैसे पूरा एक सेंटेंस है। अब इसमें दिस इज द पेन, ये सेंटेंस का इतना सेंस निकाला जाए, दिस इज द पेन, ये सेंटेंस है इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्यों? ये स्वतंत्र है कि ये पेन है, ये एक पेन है, ये पेन है, ये कह सकते हैं स्वतंत्र है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन ये सेंटेंस है जो इसका सेंस हुआ जो मैं पसंद नहीं करता हूं, तो ये सेंटेंस अब इससे पता चल रहा है कि जो मैं पसंद नहीं करता हूं, तो इसका सेंस से ये पता चला कि हाँ इससे पहले कोई बात कही गई है कि जो मैं पसंद नहीं करता हूं, पता नहीं क्या, इसका मतलब ये सेंटेंस इस पर डिपेंड है, तो इसे कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। इस तरह से ये जो मेन क्लॉज होती है, मेन क्लॉज कहें या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इस दो पार्ट में होती है। ये इसके दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, जिस सेंटेंस में आता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। ये था थोड़ा मेन क्लॉज के बारे में। इसके बारे में जैसे यदि समझ में आ गया होगा कि जो सेंटेंस स्वतंत्र होता है, जो अपना अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो डिपेंड है दूसरे पर होती है डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव अ सन, मेरा एक पुत्र है। सेंटेंस क्लियर हो गया। ये इसका मतलब ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गया। लेकिन ये सेंटेंस है हुम आई लव माई वेरी मच, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। अब
इससे पता चला जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ कि इससे पहले कोई सेंटेंस बोला गया है, वरना ये कौन सी बात हुई जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, इसका मतलब इससे पहले कोई सेंटेंस बोला गया है। ये था इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये पीछे वाले पे डिपेंड है, डिपेंडेंट क्लॉज ये हो जाएगा। तो ये था थोड़ा क्लॉज के बारे में। तो ये एक तो हो गया। अब देखते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसके वैसे कोई पार्ट, इसका पार्ट नहीं होता, ये एक ही होता है। इसी के अंदर जब सेंटेंस लिखते हैं तो ये आ जाता है कि डिपेंडेंट क्लॉज या सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसी को कह सकते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज को डिटेल से। क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सेकंड नंबर का है ये। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसकी होते हैं 3 प्रकार, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये 3 होते हैं इसके। सबसे पहले देखते हैं नॉन क्लॉज। नॉन क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? अ क्लॉज दैट इज यूज्ड एज ए नाउन इज कॉल्ड नॉन क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज या उपवाक्य जिसका प्रयोग नाउन की तरह करते हैं उसे कहते हैं नॉन क्लॉज। एग्जाम्पल है, आई होप्ड दैट इट वॉज ट्रू। आई होप दैट, मुझे आशा है कि इट वॉज ट्रू, ये सत्य है, ये नाउन का काम कर रहा है। मतलब इट वॉज सत्य, ये सत्य है, क्या कोई चीज होगी, नाम निकल कर आएगा कुछ, क्या सत्य है, और जो नाम निकल कर आएगा वो नाउन होगा। वैसे भी नाम जो नाउन होता है। फिर है इट सीम्स ही इज रिच, ऐसा लगता है कि वह रिच है, वह रिच है, तो ये भी एक नाउन है, नॉन क्लॉज हो गया, नॉन क्लॉज। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो वन नोज हु ही इज। तो हु ही इज, वह कौन है, ये भी एक नॉन क्लॉज है, क्योंकि ये काम करता है नाउन का। हु इज ही, वह कौन है, जब निकल कर आएगा तो कोई नाम तो होगा, कोई व्यक्ति होगा, तो वो नाउन होगा। आई फॉलो व्हाट यू से, मैं फॉलो करता हूं जो तुम कहते हो। तो जो तुम कहते हो, तो जो तुम कुछ कहते हो वो काम ही तो कुछ होगा, तो इस तरह से वो भी एक नाउन क्लॉज है। ये था नॉन क्लॉज के बारे में। तो सेकंड नंबर पर आता है एडजेक्टिव क्लॉज। अ क्लॉज दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। वह क्लॉज जिसका प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव की तरह उसे कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। सीधी सी बात है। उसमें क्या था, अ क्लॉज दैट इज यूज्ड एज ए नाउन था, यहाँ पर जब प्रयोग करते हैं नाउन की तरह तो नॉन क्लॉज, जब यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह तो एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज द मैन हु गेव मी मनी। दिस इज द मैन, ये वही आदमी है, ये वह आदमी है, हु जिसने, गेव मी मनी मुझे धन दिया, जिसने मुझे धन दिया। तो जो हु है ये इसके लिए आया है, एक तरह से हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये वही आदमी जिसने मुझे पेन दिया, ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। क्यों? वैसे तो बहुत सारे आदमी है, लेकिन विशेषता बता रहा है कि ये वही आदमी, एक आदमी, विशेष व्यक्ति होगा कोई जिसने धन दिया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। फिर द मैन हुम यू सा इज टीचर। द मैन आदमी, हुम यू सा जिसे तुमने देखा, इज अ टीचर एक टीचर है। तो अब यहां पर आया ये हुम और यू, वह आदमी जिसे तुमने देखा। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कह रहे हैं तुमने जिसे देखा है वह टीचर है, तो सब थोड़ी ना है, जिसे देखा है वो टीचर है। इस तरह से ये विशेषता हो गई है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। दिस इज द हाउस दैट आई बॉट, ये वही घर है जो मैंने खरीदा। अब घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये विशेष घर होगा जिसकी बात चल रही है कि ये वही घर है जो मैंने खरीदा। इस तरह से ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये था एडजेक्टिव क्लॉज। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज। डेफिनेशन, अ क्लॉज दैट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। एक वह क्लॉज जिसका प्रयोग करते हैं एडवर्ब की तरह उसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। जैसे ऊपर वाला था एडजेक्टिव क्लॉज, या कह सकते हैं एडजेक्टिवल क्लॉज, ऐसे ये है एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। एग्जाम्पल से पहले ये देखते हैं कि जब सेंटेंस होता है एडवर्ब क्लॉज में तो उसमें क्या क्या होता है। उसमें बताया जाता है या तो टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में, कंडीशन के बारे में, कंपेरिजन के बारे में, पर्पज के बारे में, रिजल्ट के बारे में, मैनर के बारे में, मतलब समय के बारे में, स्थान के बारे में, कारण के बारे में, कंडीशन दशा या शर्त के बारे में, कंपेरिजन तुलना के बारे में, उद्देश्य के बारे में, परिणाम के बारे में, व्यवहार के बारे में, इन सब के बारे में बताया जाता है एडवर्ब क्लॉज में। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ही विल सक्सीड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड। वह सफल हो जाएगा क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता है। तो ये आ गया क्योंकि, तो इसमें बताया गया कारण तो है ये, तो वह सफल हो जाएगा क्योंकि वह कठिन परिश्रम करता है।
तो बिकॉज विशेषता बता रहा है पूरे सेंटेंस की। क्योंकि क्या, क्योंकि ये कि वह कठिन परिश्रम करता है। तो इस सेंटेंस जो है ही वर्क्स हार्ड, इसकी पूरे की विशेषता बता रहा है बिकॉज। जब विशेषता बताता है पूरे सेंटेंस की वो होता है एडवर्ब, और ये सेंटेंस है क्लॉज तो एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट होम, वह घर चला गया। आफ्टर ही हैड होगा हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद वह घर चला गया। तो ये आफ्टर है बाद, ये पूरे की विशेषता बता रहा है कि उसने काम समाप्त कर लिया था, ये काम समाप्त किया था उसके बाद गया था। तो ये आफ्टर क्वालिफाई करता है पूरे सेंटेंस को। अब जब कोई वर्ड क्वालिफाई करता है पूरे सेंटेंस को उसे बोलते हैं एडवर्ब, और क्लॉज हो जाएगी एक, तो हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। फिर है एज ही वाज नॉट देयर, जैसा कि वह वहां नहीं था। आई स्पोक टू हिज मदर, मैं उसकी माँ से बोला या ब्रदर भाई से बोला, यानी जैसा कि वह वहां नहीं था तो मैंने उसके भाई से बात की, ये हो जाएगा। तो एज, अब जो एज आ गया जैसा कि वह नहीं था, ये तो पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। आई शैल गो इफ ही आस्क्स मी, मैं चला जाऊंगा यदि वह मुझसे कहता है। तो इफ, यदि, अब क्या यदि ये कि वह कहता है तो इफ क्वालिफाई करता है पूरे सेंटेंस को, तो ये भी हो जाएगा एक एडवर्ब क्लॉज। ये था सब ऑर्डिनेट क्लॉज के पार्ट, जो कि नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो ये दो क्लॉज हो गए जो क्लॉज की बात की थी हमने अभी। ये वाले कि जो क्लॉज होता है तीन प्रकार के होते हैं, मेन क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसमें ये भी डिस्कस हो गया और इसको अभी डिस्कस किया है। इसके तीन पार्ट होते हैं, नॉन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब बात आती है कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसे देखते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कोऑर्डिनेशन मीन्स कंबाइनिंग टू सेंटेंसेस। जो कोऑर्डिनेशन होता है इसका मतलब है दो सेंटेंसों का जोड़, दो सेंटेंस को जोड़ना, और आइडियाज या दो विचारों को जोड़ना। दो सेंटेंसेस को जोड़ना या दो विचारों को जोड़ना कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? क्लॉजेज दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वे क्लॉज यानी उपवाक्य जो सेंटेंस के किसी भी हिस्से पर निर्भर नहीं रहते हैं, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसी क्लॉज के लिए कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये होगी इसकी डेफिनेशन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आई लव एप्पल्स बट आई लव बनानाज। मुझे सेब पसंद हैं बट आई लव बनानाज, लेकिन मुझे बनाना पसंद है। दो सेंटेंस हैं, दोनों को सेंटेंस का इंपॉर्टेंस बराबर है। वह बीमार है, ही इज इल, आगे दे रहे हैं इसलिए वह नहीं आएगा। और गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने कंट्री बनाई है, और मैन मेड द टाउन, आदमी ने कस्बा बनाया है। तो ये दो सेंटेंस होगा। इस तरह से ये सभी एग्जाम्पल्स हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के। सीधी सी बात है, कोऑर्डिनेट क्लॉज में वे कंजक्शन आते हैं जिन कंजक्शन का प्रयोग करके बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, इसे डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसके होते हैं चार प्रकार। जैसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट क्लॉज, अब कोऑर्डिनेट क्लॉज तो हो गया। अब बात आती है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कौन कौन से होते हैं? तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं चार प्रकार के। नंबर 1 कम्युलेटिव कंजक्शंस, नंबर 2 अल्टरनेटिव कंजक्शंस, नंबर 3 ये है एडवर्सेटिव कंजक्शंस, और नंबर 4 इलेटिव कंजक्शंस। ये सभी कंजक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो नंबर 1 पर आता है ये कम्युलेटिव कंजक्शंस। ये कौन कौन से होते हैं? एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सभी हैं कम्युलेटिव कंजक्शंस। सेकंड नंबर पर आते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस। कम्युलेटिव कंजक्शन मीन्स संयोजक अव्यय, और ये आता है अल्टरनेटिव वियोजक अव्यय। संयोजक क्या होता है? दो सेंटेंस को समान रूप से जोड़ना होता है संयोजक, और वियोजक ये होता है दो सेंटेंसों में से एक सेंटेंस का चुनाव करना। जैसे लिखा है आइदर और, या तो ये या ये, ना तो वह ना तो ये। तो इस तरह से लग रहा है कि या तो ये काम करो या तो वह काम करो। एग्जाम्पल होता है कि या तो जाओ या बैठ जाओ, इस तरह से एक काम करो कोई, तो होता है वियोजक। फिर आता है नंबर 3 पर, इसमें कौन कौन से होते हैं? अल्टरनेटिव में आइदर और, नाइदर नॉर, या अदरवाइज, या एल्स, या और। अदरवाइज, एल्स और, तीनों का मतलब होता है अन्यथा।
या ये और का मतलब अन्यथा भी होता है और इसका मतलब या भी होता है। नंबर 3 पर आता है एडवर्सेटिव कंजक्शंस। येट, वट, स्टिल, ये होता है विरोध दर्शक अव्यय जिसमें विरोध करते हैं, जैसे येट, वट, स्टिल, नेवरदलेस, हाउएवर। येट मीन्स फिर भी, बट मीन्स लेकिन, स्टिल फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, हाउएवर फिर भी या कैसे भी। तो ये सभी हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस। नंबर 4 आता है इलेटिव कंजक्शन, जिसकी हिंदी होती है परिणाम दर्शक अव्यय, जिससे सेंटेंस का परिणाम निकलता हो। ये होते हैं सो और देयरफॉर और सो देन, एक और होता है। इस तरह से ये सभी हैं इलेटिव कंजक्शंस। तो कंजक्शन जो कंजक्शन है, ये बात चल रही है अभी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, ये हैं सभी। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4, कम्युलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस, इलेटिव कंजक्शंस। तो ये था क्लॉज के बारे में, क्लॉज कितने प्रकार की होती हैं। फिर ये कंजक्शन आ गया, कंजक्शन के कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब डिस्कस किया था क्लॉज के बारे में। अब कल की वीडियो में देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।